नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DN झा ऑफिशियल में। साथियों, वर्ग 6 के NCERT के इतिहास की पुस्तक के अब तक के 8 अध्याय की हमने चर्चा कर ली है। आज हम 9वें अध्याय की चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी हमारे चैनल प्लेलिस्ट में जाकर NCERT हिस्ट्री वर्ग 6 के अतीत से वर्तमान वाली जो प्लेलिस्ट का टाइटल होगा उसमें जाकर इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए साथियों, आज हम 9वें अध्याय की चर्चा करते हैं। ये जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु हैं, वो PPSC TRE सक्षमता परीक्षा एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः आप निश्चित रूप से इन सभी वीडियो को देखें और अंत तक देखें, ध्यान से सुने, निश्चित रूप से लाभ होगा। आइए साथियों, आगे बढ़ते हैं। आज 9वें अध्याय में जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है नए साम्राज्य और राज्य। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर बीना भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है? अरविंद सोचने लगा। साथियों, आइए, अरविंद स्कूल में जो नाटक हो रहा है उसमें राजा की भूमिका है उसे सारा निर्देश दिया जाता है और साथ ही कहा जाता है कि आपको बीना भी बजाने हैं। अब अरविंद सोचने लगा कि ये बीना बजाने वाला राजा कौन है। तो आइए जानते हैं आज इन्हीं विषयों में, इन्हीं बिंदुओं के तहत जो भी महत्वपूर्ण राजा है उनके बारे में जानते हैं। क्या बताती है प्रशस्तियां? आगे बढ़ने से पहले प्रशस्ति को समझते हैं। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा काव्य के रूप में की गई थी। दरअसल अरविंद जिस भूमिका में होता है वो गुप्त वंश के एक महान राजा हुए थे समुद्रगुप्त, उन्हीं की भूमिका में है। और समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद में जो अशोक का स्तंभ है उसी पर एक लंबा अभिलेख उनके बारे में लिखा गया है। और ये अभिलेख उनके दरबार में कवि और मंत्री के रूप में जो थे हरिसेन, उनके द्वारा इसकी रचना की गई है। एक विशेष किस्म का अभिलेख जिसे प्रशस्ति कहते हैं, यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे हमने अध्याय 8 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। प्रशस्ति संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है प्रशंसा। और राजा के बारे में प्रशस्तियां उसके जो दरबारी कवि होते थे उनकी प्रशंसा में प्रशस्तियां लिखते थे। अध्याय 8 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। गुप्त काल में प्रशस्तियों की और महत्व बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। यानी समुद्रगुप्त की जो प्रशस्तियां हैं, स्वाभाविक है, जो भी प्रशस्तियां लिखी जाती थी राजा के प्रशंसा में लिखे जाते थे और राजा के तमाम गुणों का वर्णन होता था। कुछ बातें उनके कवि जो होते थे वो अपनी तरफ से भी उसमें जोड़ देते थे। उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। लंबे लंबे वाक्य लिखे गए इन प्रशस्तियों में। अब देखिए योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में प्रशस्तियों में जो लिखे गए हैं, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हारियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। अब ये उनके कवि के द्वारा लिखे गए हैं कि इतने सारे कुठारों, कुल्हारियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, गोदे, लोहे की गदाओं, इन सब से इनके शरीर पर बहुत ज़्यादा घाव बन गए हैं और फिर भी ये सुंदर दिखता है। तो कवि की अपनी लिखने की शैली है, अपना उनका तरीका है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगर आप मानचित्र 7 पृष्ठ 89 को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। इसमें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक
क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। मानचित्र में हरे रंग का जो क्षेत्र है वो आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया। मानचित्र को देखेंगे साथियों, लेकिन उस मानचित्र में जो हरे रंग का क्षेत्र होगा इसे समुद्रगुप्त के द्वारा हराए गए वो राजा के बारे में वो क्षेत्र है जिन्हें उन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया था, और आर्यावर्त के वो 9 शासक थे। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं, जिनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, इसकी चर्चा होगी आगे। तो वो क्या करते थे, यदि राजा को जीतते थे तो फिर उसका राज्य वापस कर देते थे और कहते थे कि आप शासन करो, लेकिन हमारे नियंत्रण में करो, हमारे दिशा निर्देश के अनुसार करो। वो समर्पण करवा लेते थे और उनके राज्य को छोड़ देते थे। तो 9 राज्यों को जो उत्तर भारत में उन्होंने जीता उन्हें आर्यावर्त कहा गया, 9 शासकों को। और दक्षिण भारत में दक्षिणापथ जिसको कहा गया, वहाँ के 12 शासक वहाँ थे और उन सब ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की, उनके सामने समर्पण किया और समुद्रगुप्त ने इन सबको फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इनमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित रहते थे। अब जो आपने देखा कि हरे रंग से आर्यावर्त के 9 राज्य, लाल रंग से दक्षिण भारत या दक्षिणापथ के 12 शासक, उनके राज्यों को, और पड़ोसी राज्य भी थे जिसे बैंगनी रंग के घेरा से दिखाया गया था, और उसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण संघ, ये सब समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक के वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार किया और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। श्रीलंका के भी शासक थे। उसके अतिरिक्त संभवतः अनुमान लगाया गया है कि बाह्य वाले जो शासक सब थे उसमें कुषाण तथा शक वंश के शासक भी थे। आगे बढ़ने से पहले साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समुद्रगुप्त का बीना बजाते हुए, बीना बजाने वाला राजा, समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्के पर दिखाया गया है। जैसे इस सिक्के में उन्हें बीना बजाते हुए दिखाया गया है, इस सिक्के में आप देख सकते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। और उस मानचित्र को हम देखेंगे आगे जहाँ होगा साथियों। तब तक आगे बढ़ते हैं, अगले बिंदुओं को देखते हैं। मानचित्र में, यहाँ पर मानचित्र है, हमने सारी चर्चा कर लिया, आप देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो। मानचित्र में प्रयाग, इलाहाबाद का पुराना नाम, उज्जैन तथा पाटलिपुत्र, पटना, ये आपको ढूंढने के लिए कहा गया है। ये गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। आर्यावर्त दक्षिणापथ के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था, ये सब कुछ प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है। यहाँ आप इसको देखिए, हरे रंग वाले क्षेत्र, लाल रंग वाले क्षेत्र और बैगनी रंग वाले ये पड़ोसी क्षेत्र आप देख सकते हैं। यहाँ पर इन सबको दिखाया गया। देखिए ये लाल रंग से ये दक्षिणापथ के 12 राज्य थे, और जो ये जो हरे रंग से थे वो उत्तरापथ के अर्थात आर्यावर्त के ये राज्य सब थे जिस पर इनका शासन था। और ये नीले रंग से पड़ोसी राज्य सब थे जो समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करते थे। यहाँ दिखाया गया साथियों, जो आंतरिक राज्य, बाहरी राज्य, आर्यावर्त, इन सबको अलग अलग रंगों में दिखाया गया है। इससे आप एक बार देख लेंगे, हमने इसकी चर्चा भी कर ली है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ देखते हैं विक्रम संवत। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यानी विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईस्वी पूर्व में होती है और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से इसे जोड़ा जाता है। उन्होंने ही शकों पर विजय प्राप्त की थी और इसी के प्रतीक के रूप में इस संवत की शुरुआत की थी, और विक्रमादित्य की उपाधि भी उन्होंने धारण की थी। आगे बढ़ते हैं साथियों, वंशावलियाँ। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह, प्रपितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और
माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में भी उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। यानी उनके प्रशस्तियों में, अधिकांश प्रशस्तियों में राजाओं के वंशावली की भी चर्चा होती थी। उनके दादा, परदादा, माता, पिता, इन सब की चर्चा होती थी। और इस प्रशस्ति के से पता चलता है कि समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी, जो कि लिच्छवी गण की थी, और उनके पिता चंद्रगुप्त थे, गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। तो इस बात को समझ गए होंगे साथियों। आगे बढ़ते हैं। इन उपाधियों के महत्व के हिसाब से सजाओ। राजा, महाराजा धीराज, महाराजा इत्यादि को कहा, महत्व के हिसाब से सजाने के लिए बच्चों को कहा जा रहा है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था, जिनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 10 में मिलेगी। यानी अब समुद्रगुप्त का जो पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसके बारे में आपने देखा कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और उन्होंने विक्रम संवत की भी शुरुआत की थी। उनके बारे में कहा गया कि उनके जो वंशावली की सूची है, उनसे भी उनके बारे में जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित, अब इसको देखते हैं साथियों। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उन्हें राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री हुएन त्सांग, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में हुएन सांग कहते हैं, जिनके बारे में तुमने अध्याय 8 में पढ़ा है, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। अब यहां से जानना है कि इसी तरह के एक राजा हर्षवर्धन हुए और उनका शासनकाल करीब 1400 साल पहले यहाँ था। और उनके दरबार में एक कवि रहते थे बाणभट्ट, जिन्होंने उनकी जीवनी लिखी हर्षचरित। उनके जन्म से लेकर उनके जो राजा बनने तक का सारा चीज़ों का वर्णन हर्षचरित में मिलता है, जिसके रचयिता बाणभट्ट है। इसके अतिरिक्त चीनी यात्री हुएन सांग भी उनके दरबार में बहुत दिनों तक रहा। उन्होंने भी अपनी यात्रा वृतांत में इनके बारे में लिखा। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर उन्हें पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। सामान्यतः उस समय बड़े पुत्र ही राजा बनते थे, लेकिन हर्ष के पिता की मृत्यु हो गई, उनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई, तो हर्ष को थानेश्वर का राजा बना। उनके बहनोई को भी, जो कन्नौज के शासक थे, बंगाल के शासक ने उनके बहनोई की हत्या कर दी, तो कन्नौज पर भी अब उन्होंने अपने अधीन कर लिया कन्नौज को, और वहाँ पर भी शासन शुरू कर दिया और बंगाल पर भी उन्होंने आक्रमण किया। मगध तथा संभवतः बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। हर्षवर्धन बहुत तेजी से अपने विजय अभियान को बढ़ा रहा था। बंगाल में उन्हें ज़्यादा जो सफलता मिली, मगध जो कि बिहार का क्षेत्र था वहाँ पर भी उन्हें सफलता मिली। कन्नौज उनका जो मुख्य राजधानी था, केंद्र था, इसलिए कन्नौज पर वो अपनी राजधानी के रूप में शासन करते थे इस तरह से। लेकिन दक्षिण की तरफ जब उन्होंने बढ़ा तो वहाँ पर एक पुलकेशिन द्वितीय थे, जो चालुक्य वंश के शासक थे। पुलकेशिन द्वितीय ने उनके विजय अभियान को, नर्मदा नदी पर पुलकेशिन द्वितीय से हर्षवर्धन का संघर्ष होता है और उसमें हर्षवर्धन की पराजय हो जाती है। आगे बढ़ते हैं साथियों। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। यानी दक्षिण भारत में 3 महत्वपूर्ण राजवंश उस समय थे, पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। यानी पल्लव और चालुक्य के बारे में कहा गया है कि पल्लव और चालुक्य दक्षिण में बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक इनका राज्य फैला था, पल्लवों का, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था।
चालुक्यों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था, जबकि पल्लवों का राज कांचीपुरम से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहां कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। यानी चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी, प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, बाद में धार्मिक केंद्र भी बन गया, उसमें कई मंदिर थे। और ये पल्लव और चालुक्य आपस में अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर अतिक्रमण करने की कोशिश करते थे। उनकी राजधानियों को निशाना बनाते थे, एक दूसरे की राजधानियों को। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें अनेक उनके पूर्वजों खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बतलाया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। अब आपने देखा कि रवि कीर्ति यहाँ जो है पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि है। जैसे हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इलाहाबाद अभिलेख में उन्होंने प्रशस्ति लिखा है। और रवि कीर्ति जो है वो उन्होंने चालुक्य राजा जो पुलकेशिन द्वितीय थे उनके दरबार में रहा और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में प्रशस्तियां लिखी। और उनके प्रशस्तियों में उनके पूर्वजों के बारे में 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय को जो ये अपना राज्य मिला था वो उनके चाचा से मिला था। आगे बढ़ते हैं साथियों। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके साथ उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। रवि कीर्ति अब अपने राजा के बारे में लिखते हैं कि उनका जो विजय अभियान था वो पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्रीय तटीय इलाकों में उनका अभियान चला। हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोक दिया। और हर्ष का अर्थ आनंद होता है, लेकिन इस पराजय के बाद वो हर्ष नहीं रहा, अर्थात उसके अंदर अब आनंद उतना नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव के राजा के ऊपर भी आक्रमण किया और उन्हें कांचीपुरम की दीवार में शरण लेनी पड़ी थी पल्लव राजा को, यानी पल्लव वंश के राजा को। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में आगे हम लोग कक्षा 7 में पढ़ेंगे। यानी चालुक्य का और इनका पल्लव की दोनों की लड़ाई खूब चलती थी और इनसे दोनों कमजोर हो गए। बाद में राष्ट्रकूट और चोल वंश की सत्ता स्थापित हुई, उनका शासन समाप्त हो गया। इसकी चर्चा अध्याय अगले चैप्टर में नहीं बल्कि अगले क्लास वर्ग 7 में करेंगे साथियों। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवा यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी कि लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। यानी आपने जो ऊपर देखा, आपने जो भी सुना, इस तरह की व्यवस्था प्रशासन की होती थी और उसी में कुछ व्यक्ति इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर देते थे, स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेते थे। पद अधिकांशतः वंशानुगत था। एक व्यक्ति एक से अधिक पद भी धारण करते थे। इन सब की चर्चा आपने देखा। प्रशासन में इस तरह की व्यवस्था थी। एक नई प्रकार की सेना। कुछ राजा
अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेनानायकों को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना व घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। नए प्रकार की सेना क्या होता था कि राजा नियमित सेना नहीं रखते थे, और उनके जो करीबी व्यक्ति होते थे उन्हें ही कुछ भूमि दान दे दिया जाता था, भूमि दे दिया जाता था, और उन्हें ही ये सेना को रखने का, सेना को मेंटेन करने का सारा भार उन्हें दे दिया जाता था। और ऐसा ही होता था। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि ये जो सामंत होते थे, जिन्हें राजा भूमि देते थे और बदले में सेना रखने को कहते थे, कभी कभी जब राजा कमजोर होता था तो ये सामंत ही अपने आप को राजा घोषित कर देते थे। इसकी एक ये व्यवस्था में कमी थी कि राजा कभी कभी अपने जो सामंत के द्वारा ही पराजित कर दिए जाते थे, अर्थात उनका सामंत ही अपने आप को राजा घोषित कर देते थे, और राजा अगर दुर्बल होते थे तो उन्हें पराजित कर पूरे राज्य को अपने संरक्षण में ले लेते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां पर उर नामक सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सीमाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। तो देखिए साथियों, यहाँ पर 3 बात आपको याद रखना है। ब्राह्मणों की जो और भूस्वामियों की, जमींदारों की सभा थी, उसे सभा कहा गया। ये कई समितियों, उप समितियों के जरिए काम करती थी। खेतीबाड़ी, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिर देखरेख, इन सभी का काम देखता था। और बड़े लोगों का, ब्राह्मणों का, भूस्वामियों का, इन लोगों का जो संगठन था, इसे सभा कहा गया। इसके अतिरिक्त जो गैर ब्राह्मण, जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, अर्थात जमींदार वहाँ ब्राह्मण नहीं थे, अन्य कोई थे, अन्य जाति से, वर्ण से संबंध रखते थे, तो सामान्य उन लोगों की सभा जो थी उसे उर कहा गया। एक सभा, एक संगठन जिसमें ब्राह्मण मुख्य रूप से हैं तो सभा, और जहाँ गैर ब्राह्मण है वहाँ पर उर, और नगरम जो था वो व्यापारियों का संगठन था। तो 3 चीज याद रखिएगा, सभा, उर और नगरम। सभा ब्राह्मणों और जमींदारों से जुड़ा हुआ, उर गैर ब्राह्मण जमींदार थे उनसे जुड़ा हुआ, गैर ब्राह्मण भी जमींदार थे उनसे जुड़ा हुआ संगठन जो था उर था, और व्यापारियों का जो संगठन था वो नगरम था। ये 3 बात आप याद रखेंगे। ये बहुत दिन तक ये संस्था सब काम करता रहा। आगे बढ़ते हैं साथियों। उस जमाने में आम लोग, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोत से मिलती है। चलो इसके बारे में हम देखते हैं उदाहरण में। कालिदास अपने नाटक में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। कालिदास गुप्त काल में राजा विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। बहुत महान कवि, बहुत रचनाएं की हैं उन्होंने। एक प्रसिद्ध नाटक लिखी है अभिज्ञान शाकुंतलम, और ये कहा गया है कि उस समय जो रचनाएं हैं उस रचनाओं में आप देखेंगे नाटकों में जो संपन्न लोग थे उसे ब्राह्मणों को संस्कृत में बोलते हुए दिखाया गया, जबकि अन्य लोग महिलाएं प्राकृत भाषा का उपयोग करती थी। और उनका एक नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। उसमें दुष्यंत नाम का एक राजा है और शकुंतला नाम की एक युवती है। उनके प्रेम कहानी पर आधारित है। मछुओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, इसकी भी चर्चा अभिज्ञान शाकुंतलम में की गई है, दिखाई गई है नाटक में। तो आप याद रखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास है। और भी है, मेघदूतम है, रघुवंशम है, कुमार संभव है, ऐसे बहुत सारी रचना है कालिदास की। आगे बढ़ते हैं साथियों। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। अंगूठी राजा ने, आप पढ़ लीजिएगा साथियों, ये अभिज्ञान शाकुंतलम में इस बात को लिखा गया है।
इसे आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चीनी तीर्थयात्री फा सियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु चीनी या तीर्थयात्री फा सियन या फाहियान अपने यात्रा विवरण में लिखते हैं। जो छुआछूत की व्यवस्था थी समाज में, इसके बारे में कि ऐसे लोग जब शहरों की तरफ आते थे तो आवाज़ करते थे लकड़ियों से, ताकि लोग अपने आप को उनके संपर्क से बचा सके। अच्छा नहीं था ये चीज़, गलत था। हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का चित्रण यहाँ किया गया है। राजा की सेना के बारे में बाणभट्ट आप जानते हैं, हर्षचरित के रचयिता है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं, उनके बारे में लिखा गया है। यहाँ सारी बातें हैं, आप धीरे धीरे इनको वीडियो को रोक कर पॉज कर देख सकते हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं। अब लगता है कि ये चैप्टर समाप्त हो गए हैं। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी शब्द है। प्रशस्ति चर्चा कर ली है हमने। जो प्रशंसा होता था, संस्कृत में प्रशस्ति संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ प्रशंसा होता है। राजाओं के बारे में लिखा जाता था उनके राज्य कवि के द्वारा। आर्यावर्त यानी उत्तर, आर्यावर्त से भारत का ही पुराना नाम है, लेकिन उत्तर भारत के जिन 9 राज्यों को समुद्रगुप्त ने जीता था वो आर्यावर्त कहलाए। दक्षिणापथ, दक्षिण भारत के 12 राज्यों को समुद्रगुप्त ने जीता, वो राजा समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की, दक्षिणापथ कहलाया। वंशावली और राजाओं के उसकी पीढ़ी के बारे में वर्णन। अनुवांशिक यानी अनुवांशिक जो हुआ वो किसी फादर के बाद उसके सन, फिर उसका सन, उसका बेटा, इस तरह की जो परंपरा होती है वो अनुवांशिक होती है। पदाधिकारी सामंत, हमने कहा कि बड़े बड़े जो राजा अपनी भूमि दे देते थे सेना रखने के लिए, और सामंत कहलाए। सभा, सभा के बारे में हमने बताया कि ब्राह्मणों, जमींदार ब्राह्मणों की सभा जो थी वो सभा संगठन था, वो सभा था। नगरम व्यापारियों का संगठन था। सामान्य लोगों का नहीं, गैर ब्राह्मण जमींदार का जो संगठन था उसको उड़ कहा गया था। हमने इसकी भी चर्चा कर ली है साथियों। अब यहाँ पर कुछ सही गलत करने हैं। हरिसेन ने गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी की प्रशंसा में हरिसेन लिखी है। आप इस चैप्टर में इन बिंदुओं को देखे होंगे, सत्य है या असत्य आपको बताना है। आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे, तो निश्चित रूप से उसकी अधीनता स्वीकार किए हुए थे तो लाते थे, सत्य कथन ही है। दक्षिण भारत में 12 शासक थे, ये भी सत्य है। गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरई थे। तक्षशिला और मदुरई गुप्त शासकों नहीं, मदुरई दक्षिण भारत में असत्य कथन हो जाएगा। तक्षशिला तो थे, एहोल पल्लवों की राजधानी थी, तो एहोल पल्लव चालुक्यों की राजधानी थी, इसलिए ये भी कथन असत्य है। दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रही, ये भी सत्य कथन है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले हुई। हर्षवर्धन का शासनकाल 1400 साल पहले तक चला। तो साथियों कैसा लगा ये वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा, और प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं जिसमें NCERT वर्ग 6 के अतीत से वर्तमान इतिहास की जो पुस्तक है उसके सभी बिंदुओं की चर्चा विस्तृत की गई है। इतना ही नहीं, SCERT के भी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। वर्ग 7 के अतीत से वर्तमान की SCERT की सभी वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस तरह से लगातार बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। तो आप निश्चित रूप से अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर इन सभी वीडियो को बारी बारी से देखें। अगर आप देखते नहीं हैं, सिर्फ सुनते भी हैं, तब भी आपको बहुत लाभ होगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे साथियों, क्योंकि हम उन लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं जो देखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो हमारी वीडियो को देखते हैं, तो हम उन लोगों के लिए लगातार अपने जो बेस्ट शेड्यूल है उसमें से समय निकाल कर वीडियो बनाते हैं। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।